अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अधातुओं को, नॉन मेटल्स को। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर माइनस आयन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं, जैसे कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और आयोडीन आदि। वे पदार्थ जो आपका इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर ले, इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करने का मतलब ऋणात्मक आयन आ जाएगा, वो ऋण में आ गए किसी के, तो इसका मतलब है ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण है, कई सारे हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयोडीन आदि। अब धातुओं के अपने भौतिक गुणधर्म थे, तो आपका अधातुओं के भी अपने भौतिक गुणधर्म होते हैं, उनको पढ़ते हैं। अधातु अधिक ठोस और चमकीले नहीं होते हैं। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। अधातु वैसे बहुत ज़्यादा ठोस नहीं होते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं। अब किसी भी अधातु को जो आपने अपनी नॉर्मल लाइफ में देखा होगा, कोई भी अधातु ज़्यादा चमकीला नहीं होता। अगर कोई अधातु चमकीला है तो उसको पॉलिश करके चमकीला किया जाता है, रियल में अधातु चमकीले ज़्यादा नहीं होते। परंतु आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, लेकिन आयोडीन एक ऐसी अधातु होता है जो अधातु होने के बावजूद चमकीला होता है। मैंने बोला था इस चैप्टर में, लेकिन याद रखना कि हर पॉइंट पर लेकिन आएगा, कि सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन इसको छोड़कर। ये अधिकतर कठोर नहीं होते। कार्बन का एक अपरूप हीरा है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ज्यादातर अधातु जो होती है बहुत ज्यादा कठोर नहीं होते, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, आराम से उनको तोड़ा जा सकता है। लेकिन अधातु का एक अपरूप, कार्बन का एक अपरूप, कार्बन एक अधातु है, उसका एक अपरूप होता है, एलोट्रॉप होता है हीरा, जो कि इस ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा कठोर वस्तु माना जाता है। इतना ज्यादा कठोर होता है कि इसको काटा ही नहीं जा सकता किसी चीज को। हीरे को काटने के लिए भी हीरे का इस्तेमाल किया जाता है। आगे, सामान्यतः अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं, केवल ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूप में पाई जाती है। आपका जितनी भी अधातु होती है हमारी, या तो एक गैसीय फॉर्म में होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, आपका फ्लोरीन, जितनी भी है ज़्यादातर गैस में होंगी, या फिर आपकी ठोस अवस्था में होंगी। अब कार्बन की बात कीजिए, आप सल्फर की बात कीजिए, ज़्यादा ठोस अवस्था में होगी। परंतु ब्रोमीन अकेली एक ऐसी अधातु होती है, नाम याद रखिएगा, ब्रोमीन अकेली एक ऐसी अधातु होती है जो किस फॉर्म में पाई जाती है, तरल अवस्था में पाई जाती है। तो ये जो होते हैं हमारे भौतिक गुणधर्म होते हैं, जिनमें एक दूसरे से आपका चीजें कोलैप्स कर रही होती हैं, कि बोला जाता है कि धातु ज्यादा ठोस नहीं होती है, लेकिन हीरा जो है सबसे ज्यादा ठोस पदार्थ है। धातु जो है आपकी चमकीली नहीं होती है, आयोडीन चमकीला पदार्थ है। धातु जो है आपका वैसे गैसीय या फिर ठोस पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन आपका जो ब्रोमीन है ये एक तरल पदार्थ है। अब आगे और भौतिक गुणधर्म पढ़ते हैं। अगला गुणधर्म है, ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। अधातुएं जो होती हैं ना अपने अंदर से ऊष्मा को, ना ही विद्युत का प्रवाह करवाती हैं। इसका मतलब है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक नहीं होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक है। मैंने बोला था, बार बार लेकिन आएगा, कि वैसे तो ऊष्मा और विद्युत को अधातु अपने थ्रू प्रवाह नहीं करने देती हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा पदार्थ होता है, एक ऐसा आपका अधातु होता है जो कि अपने थ्रू विद्युत का बहुत अच्छा प्रवाह करवाता है, बहुत अच्छा सुचालक होता है, जो हमारा ग्रेफाइट होता है। कार्बन का एक अपरूप होता है, कार्बन का ही एक एलोट्रॉप होता है, इस फॉर्म में कार्बन पाया जाता है और ये विद्युत को अपने थ्रू पास होने देता है। अगला गुणधर्म, अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, इन्हें पतली पतली तारों में नहीं बदला जा सकता। जो हमारी अधातुएं थी, जैसे हमने धातुओं को पतली पतली तारों में, लंबी लंबी तारों में बदल दिया था, हम लोग अधातुओं को नहीं बदल सकते, क्योंकि ये तन्य नहीं होती हैं। ना ही अधातुएं अघातवर्धीय होती हैं, इन्हें पतली पतली चादर में नहीं बदला जा सकता। ना ही हम लोग अधातुओं को जो है पीट पीट के पतली पतली चादरों में बदल सकते हैं। ऐसा क्यों? ज्यादा बल लगाने पर अधातुएं टूट जाती हैं। अगर हम बहुत ज्यादा बल लगाएंगे किसी भी अधातु के ऊपर तो वह टूट जाएगी। मतलब मैं जबरदस्ती कर रहा हूं कि मैं अधातु मैंने ली और मैं जबरदस्ती कर रहा हूं उसको कूद कूद के पतली सी परत में बदलूंगा, या फिर मैं उसको लंबी सी तार में बदलूंगा। मैं ज्यादा ताकत लगाऊंगा तो मेरी जो अधातु होगी कुछ इस प्रकार से टूट जाएगी। जैसे यहाँ हमारे पास सल्फर है, सल्फर के अलावा और भी कोई अधातु होती, मैं उसके ऊपर ज्यादा ताकत लगाता तो वो इस प्रकार से टूट जाती। अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं, अर्थात पीटने पर ध्वनि नहीं निकालती हैं। जो हमारी अधातुएं होती हैं, जैसे धातु में से ध्वनि आ रही थी, हम लोग उसको मार रहे थे तो अच्छी सी ध्वनि निकाल रही थी। अधातुएं जो हैं ध्वनिक नहीं होती हैं, इनको अगर अब पीटते हैं किसी जिससे मारते हैं तो ये ध्वनि नहीं निकालती हैं। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी जो होती हैं अधातुओं के गुणधर्म होते हैं। इनके अंदर बहुत सारे कोलैप्सिस थे कि कभी बात कही गई कि ऐसा होता है, लेकिन आपका इस पूरे चैप्टर के अंदर यही एक बात याद रखिएगा कि हर बात के लिए कोई ना कोई तोड़ होगा, लेकिन हमारा बार बार आएगा। तो इस तरीके से हमने मेटल्स का हम लोगों ने गुणधर्म पढ़ लिए और ये हमारे नॉन मेटल्स का हम लोगों ने गुणधर्म पढ़ लिए। अब देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म।
रासायनिक गुणधर्म, किसी भी चीज का रासायनिक गुणधर्म ये याद रखिएगा, अगर कोई भी आपसे पूछता है कि किसी भी चीज की केमिकल प्रॉपर्टीज बताइए, रासायनिक गुणधर्म बताइए, इसका मतलब होता है कि वह अलग अलग रसायनों के साथ कैसे अभिक्रिया करेगी। तो यहाँ हमें धातुओं का रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि जो हमारी धातुएं होती हैं ये अलग अलग रसायनों के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करती हैं, वही इसके क्या हो जाएंगे, गुणधर्म हो जाएंगे। सबसे पहला देखते हैं वायु के साथ अभिक्रिया। सबसे पहले हम किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, वायु के साथ। वायु का मतलब है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। हम लोग किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, ऑक्सीजन के साथ। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। लगभग हमारी ज्यादातर धातुएं मतलब सभी धातुएं हमारी जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जाती हैं और क्या बना देती हैं, धातु ऑक्साइड बना देती हैं। धातु कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, क्या बनाएगी, धातु ऑक्साइड बनाएगी। उदाहरण के थ्रू समझते हैं। यहां हम लोग को बोला गया है कॉपर, CuN कॉपर, इसको जब रिएक्ट करवाया जाता है ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ, तो ये अपना ऑक्साइड बना देती है, कॉपर ऑक्साइड, CuO। ऐसा क्यों हो रहा होता है, क्योंकि कॉपर जो होता है इसकी वैलेंसी, अगर आपने क्लास 9th में पढ़ी हो, कॉपर की जो वैलेंसी होती है 2+ होती है। कॉपर के अंदर कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स को देने की, और ऑक्सीजन के अंदर कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेने की। तो इस वजह से एक कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, और दोनों मिलकर क्या बना देंगे, CuO बना देंगे। इसी प्रकार से आपका अगला जो होता है एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम की कैपेसिटी होती है 3 इलेक्ट्रॉन्स देने की, ऑक्सीजन की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने की। तो इस प्रकार से जो है एल्यूमिनियम का फॉर्मूला बनता है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसी प्रकार से मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं, मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है, जलाने का मतलब उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, जब उसको जलाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन वो कर जाता है। मैग्नीशियम की भी कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स देने की, ऑक्सीजन की 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने की। इस प्रकार से ये दोनों मिल जाते हैं और बना देते हैं 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। 3 ऑक्साइड हमारे मिले, कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तीनों कब मिले, जब हमने धातु की रिएक्शन करवाई, किसके साथ, आपका धातु की रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ, तो हम लोग को ऑक्साइड मिले। सामान्यतः धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को जितने भी ऑक्साइड्स मिल रहे हैं, धातु ऑक्साइड्स मिल रहे हैं, ये सब के सब क्षारीय प्रकृति के हैं, बेसिक नेचर के हैं। परंतु कुछ धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। मैंने बोला था बार बार परंतु आएगा, लेकिन आएगा। सामान्यतः धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, परंतु कुछ धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। ये उभयधर्मी प्रकृति क्या होती है, इसको जानते हैं, देखते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। इसका मतलब हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, जो अम्ल भी होते हैं, अम्ल की तरह भी व्यवहार करते हैं और क्षार की तरह भी व्यवहार करते हैं। इसका मतलब है मेरे मुंह पर मेरी तारीफ, सामने वाले के मुंह पर सामने वाले की तारीफ, ना ये मेरे सगे हैं ना ये सामने वाले के हैं। तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड्स कहते हैं। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं। ये वो धातु ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर जाएंगे और क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर जाएंगे और क्या बना देंगे, लवण और जल। उदाहरण एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO। ये दो इसके उदाहरण होते हैं। ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। ये दोनों के साथ रिएक्शन कर रहे होंगे। HCl के मुंह पे HCl की तारीफ और बेस के मुंह पर बेस की तारीफ। पहले एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अम्ल से अभिक्रिया, जब ये अम्ल से करते हैं, एसिड से अभिक्रिया करते हैं, तो Al2O3 ये हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। इसको जब रिएक्ट करवाया जाता है HCl से, जो कि हमारा एक बहुत प्रबल अम्ल है, जब इसके साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो रिएक्शन करके हम लोग को क्या देता है, AlCl3 दे देता है, जो कि एक लवण है और साथ में पानी दे देता है। इसका मतलब एक ऐसी रिएक्शन हुई, एक प्रकार से उदासीनीकरण अभिक्रिया हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर ये अम्ल है तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, क्षार की तरह काम कर रहा है, और अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। दूसरे बारे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्षार से अभिक्रिया। अब ये पहले HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा था, HCl का दोस्त था, अब इसने पार्टी बदल ली, अब ये किसकी तरफ आ गया, क्षार की तरफ आ गया। Al2O3 प्लस 2NaOH। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा क्षार है। जब दोनों अभिक्रिया करते हैं तो ये इसके साथ भी क्या बना रहा है,
2NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट, ये जो है आपका एक लवण होता है, और साथ में जल। इसका मतलब ये यहाँ भी क्या कर रहा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कर रहा है। ऊपर ये किसकी तरह काम कर रहा था, क्षारक की तरह काम कर रहा था, नीचे किसकी तरह काम कर रहा है, अम्ल की तरह काम कर रहा है। तो इस वजह से ये क्या है, आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसके अलावा अगर जिंक ऑक्साइड भी होता तो जिंक ऑक्साइड भी कुछ यही काम करता है कि अम्ल के साथ क्षार की तरह काम करेगा और क्षार के साथ अम्ल की तरह काम करेगा और लवण बनाएगा। तो इस प्रकार के ऑक्साइड जो दोनों तरीके का कार्य करते हैं उनको उभयधर्मी ऑक्साइड्स कहते हैं। जनरली जो आपके धातु के ऑक्साइड होते हैं वो आपका क्षारीय नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ उभयधर्मी नेचर के होते हैं और कुछ वो ये दोनों होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। आगे, जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं वे जल के साथ धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कई सारे धातुएं के ऑक्साइड जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुल जाते हैं। तो जिस भी धातु के ऑक्साइड जल में घुलनशील होंगे वो उस जल के साथ क्या बना रहे होंगे, धातु का हाइड्रोक्साइड बना रहे होंगे। धातु ऑक्साइड प्लस में जल गिव्स धातु हाइड्रोक्साइड। उदाहरण CaO क्या होता है, क्विकलाइम होता है, आपका चूना होता है। इसको जब हम लोग पानी में मिलाते हैं तो हम लोग को ये बुझा हुआ चूना दे देता है, CaOH का होल ट्वाइस दे देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे देते हैं। कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया होती है, इस प्रकार से जो कैल्शियम है ये जुड़ जाता है CaOH के होल ट्वाइस से, एक अपना इलेक्ट्रॉन इधर देता है, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले को देता है और आपस में आकर जुड़ जाता है, और इस प्रकार से क्या बन जाता है, धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। CaO को बिना भुजा हुआ चूना भी कहते हैं, जो CaO होता है इसको इंग्लिश में क्विकलाइम कहते हैं और हिंदी में इसको बिना भुजा हुआ चूना भी कहते हैं। और CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको भुजा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, भुजा हुआ चूना, इंग्लिश में इसको स्लेग लाइम कहते हैं। अलग अलग धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती हैं। अलग अलग धातुएं जो हैं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरीके से अभिक्रिया करती है। मतलब क्या है इसका, हमने पढ़ लिया धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके धातु ऑक्साइड तो बनाएंगी, लेकिन उनके धातु ऑक्साइड बनाने का जो तरीका होगा, जो अभिक्रिया होगी, वह अलग अलग प्रकार से होगी। जैसे कुछ धातुएं जैसे सोडियम और पोटेशियम इतनी अधिक तेजी से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं कि यदि इनको खुला छोड़ा जाए तो यह तेजी से आग पकड़ लेती हैं। यही कारण है कि इनको अचानक आग लगने से बचाने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। कुछ हमारी जो धातुएं होती हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है, इतनी ज्यादा अभिक्रियाशील होती हैं कि इनको थोड़ी देर के लिए भी खुले में छोड़ दिया जाए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएंगी और इस प्रकार से इनके अंदर बहुत तेजी से आग लग जाएगी, बहुत ज्यादा विस्फोटक अंदाज में आग लग जाती है। इसी वजह से इनको बचाने के लिए, ताकि आग ना लग जाए, केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। किस प्रकार से रिएक्शन होगी, सोडियम यानी Na जब ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तुरंत ही आपका Na2O3 बना लेता है और इसके साथ में बहुत बड़े अमाउंट में ऊष्मा देता है, बहुत बड़े अमाउंट में आपका ऊष्मा देता है। इसी प्रकार से पोटेशियम के जब ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तुरंत ही बहुत जल्दी आपका K2O बना लेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और साथ में बहुत बड़े अमाउंट में ऊष्मा मिल रही होगी। ये जो रिएक्शन होती है बहुत ज़्यादा ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होती है, बहुत ज़्यादा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। यही कारण होता है कि किसी को चोट ना लग जाए, फिर इनमें आग ना लग जाए, इनको केरोसिन तेल के अंदर डुबाकर रखा था। ये बात याद रखिएगा, पेपर में 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है कि बताइए आपका सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के अंदर डुबाकर क्यों रखा जाता है, या फिर आपसे पूछा जाएगा बताइए कि आपको पोटेशियम और सोडियम को किस तरीके के पदार्थ में डुबोकर रखा जाता है और क्यों। अगला क्या होता है, साधारण तापमान पर धातुओं की सतह जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और शीशा इत्यादि पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ये रक्षात्मक कवच इन्हें आगे ऑक्सीडेशन से बचाता है। इसका एक बहुत बड़ा फायदा धातुओं को यह मिलता है कि ये इन ऑक्साइड्स की वजह से संचारित होने से बच जाती हैं। अगला वाला जो है, अगले वाले में भी धातु किसके साथ रिएक्शन कर रही है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है और ऑक्साइड बना रही हैं। हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाने से ज्यादातर हानियां होती हैं, परंतु इसमें जो होता है फायदा मिल जाता है। इनको कैसे मिल जाता है, कुछ धातुएं जैसे मैग्नीशियम हुई, एल्यूमिनियम हुई, जिंक हुई, ये जो है अपने इनके ऊपर ऑक्सीजन की बहुत पतली परत चढ़ जाती है, आकर ऑक्साइड बन जाता है ऊपर की तरफ और आपका बहुत पतली परत। कुछ इस प्रकार से हमारा एल्यूमिनियम है, इसके ऊपर ऑक्सीजन आकर रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन रिएक्ट करके बहुत पतली सी परत चढ़ा देगा। ये जो परत होगी ये इनके लिए रक्षा कवच का काम करती है। किसका काम करती है, रक्षा कवच का। कैसे, ये जो ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड बनने के बाद आपका बाकी जो हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है ये उससे आगे जो एल्यूमिनियम है उसको रिएक्शन करने से बचाती है। मतलब आपकी क्लास में आप एक सीधे साधे बच्चे हो, क्लास में 2 गुट्टे हैं गंदे बच्चों के, मतलब गुंडे बच्चों के। आपने क्या करा, एक लड़के से दोस्ती कर ली जो आपका थोड़ा गुंडे टाइप का था। अब क्या होगा, क्योंकि वो आपका दोस्त बन गया गुंडा लड़का,
तो इस कारण वो गुंडा लड़का जो दोस्त बन गया आपको, दूसरे गुंडे लड़के से आपको बचाएगा। इसका मतलब आपने गुंडे लड़के से दोस्ती कर ली, किस लिए? दूसरे से बचने के लिए। इस केस में क्या होगा, आप दोनों से बच गए, ना आपको वो मार पाएगा, क्यों? क्योंकि ये वाला लड़का आपको बचाएगा और ये तो आपका दोस्त है, ये आपको कुछ नहीं कहेगा। इसी प्रकार से आपका ये जो धातुएं होती हैं, इनके ऊपर ऑक्साइड की परत आकर चढ़ जाती है। वो ऑक्साइड की परत इनके लिए रक्षा कवच का काम करती है, ताकि आगे और ज्यादा ऑक्सीजन रिएक्शन ना कर सके और ज्यादा आपका संचारित ये धातुएं ना हो सके। तो इस प्रकार से हमारी हर केस में ऑक्साइड बनना बुरी बात नहीं होती, इन धातुओं के लिए बहुत अच्छी बात होती है। आगे हमारा Fe यानी कि आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लोहा चूर्ण डालने पर वे तेजी से जलने लगते हैं। आपका जो आयरन होता है, जो लोहा होता है, इसको अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, गर्म करेंगे, तो ये आपका ज्वाला नहीं करता, यानी प्रज्वलित नहीं होता, फ्लेम्स नहीं बनाता। परंतु चैप्टर में 12 परंतु आएगा, इसमें भी परंतु, अगर हम लोहे का चूर्ण ले लें, बहुत छोटे छोटे लोहे के टुकड़े ले लें और उसको किसी जलते हुए ज्वाला के ऊपर डालें, तो बहुत तेजी से तीव्रता के साथ जलने लगता है और इस प्रकार से हम लोग कुछ देखने को मिलते हैं। फुलझड़ी नहीं है, हम लोग एक फ्लेम के ऊपर क्या कर रहे हैं, लोहे के चूर्ण डाल रहे हैं, जिसके कारण वह प्रज्वलित हो रहा है। तो जो आयरन है वह वायु में तो प्रज्वलित नहीं होती है, परंतु उसके लोहे के चूर्ण को अगर हम किसी फ्लेम के ऊपर, आपका ज्वाला के ऊपर अगर डालते हैं, तो वह बहुत तेजी से प्रज्वलित होता है। कॉपर भी, Cu यानी कि कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। जो कॉपर होता है वह कैसे रिएक्शन करता है, ये भी प्रज्वलित नहीं होता, इसमें से कोई ज्वाला नहीं निकलती, परंतु इसके ऊपर काले रंग की कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। बहुत ज्यादा तापमान पर भी Ag यानी कि चांदी या Au यानी कि सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। जितने भी हमने अभी तक धातु देखी, सबकी सब अभिक्रिया कर रही थी, कोई कम कर रही थी, कोई ज्यादा कर रही थी, परंतु आपकी चांदी और आपकी सोना, ये दो ऐसी धातु हैं जो बहुत ज्यादा तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। यही कारण है कि आखिर ये इतनी महंगी क्यों है, क्योंकि ये अभिक्रिया नहीं करती है। जो चीज़ आपके रिएक्शन नहीं करती है वो चीज़ रेयर बहुत ज़्यादा होती है, और इसी कारण जो है आपका चांदी और सोना जो है इतने ज़्यादा महंगे हैं, क्योंकि किसी भी तापमान पर आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा तापमान पर। धातुओं के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का क्रम कुछ इस प्रकार है। जब हम धातु के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया देखते हैं, बहुत सारी धातुएं होती हैं, लेकिन हमने छोटी छोटी कैटेगरी में धातुओं को डाल दिया, और इस प्रकार है। सोडियम या Na लिखा है गाली, Na के साथ यहाँ पोटेशियम भी होगा, और इसके आसपास की जो 3-4 धातुएं वह होंगी। सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम के बाद जिंक के बाद आपका Fe यानी कि लोहा, कॉपर, और सबसे कम Ag यानी कि सिल्वर। इस प्रकार से बढ़ते से घटते क्रम की तरफ आपकी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं। सबसे तीव्रता के साथ आपका सोडियम, पोटेशियम और लिथियम करती हैं, और सबसे कम तीव्रता के साथ आपकी Ag यानी कि सिल्वर या फिर सोना करती है। कुछ इस प्रकार से आपकी लॉ जो होती है उठती है। पोटेशियम सबसे ज़्यादा तीव्रता के साथ उठता है, इसका अंदर सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। कॉपर और कॉपर के आगे जो आपकी Ag है वो तो करती ही नहीं है। इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी रिएक्शंस होती